जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी। क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th के बायोलॉजी और एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग है आपका चैप्टर 7 है। कितना नंबर अध्याय है आपका? जो चैप्टर है वो 7 है। कितना चैप्टर है? 7 है। अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो वो जो चैप्टर है ना आपका सेकेंड है। क्या है? दूसरा चैप्टर है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? ये 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है चैप्टर का? नाम नियंत्रण एवं समन्वय। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। और हम लोग देखने वाले एकदम कैसे नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़े कि आपको हमेशा के लिए याद रखे, यानी कि आपका एग्जाम में कोशिश न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को। तो देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? कॉपी पे हेडिंग दीजिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यानी कि जितने भी सजीव है, क्या होता है? सजीव होता है। सजीव जानते हैं ना? और एक क्या होता है? निर्जीव। सजीव और निर्जीव आपको आना चाहिए। आता है ना? सजीव और निर्जीव जानते हैं ना? जी, आता ही होगा। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 10th में हैं तो सजीव और निर्जीव इतना तो जानते ही होंगे। उम्मीद करते चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सर्जन कर दे रहे हैं। देखिए, जितने भी सजीव है ना अपने पर्यावरण यानी कि पर्यावरण में जो हो रहा है ना परिवर्तन, उसके अनुरूप यानी कि उसके अनुसार क्या करती है? अनुक्रिया करती है। और सेकेंड पॉइंट है कि पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अपना अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। बहुत सारे बच्चे उद्दीपन ही नहीं जानते हैं। तो उद्दीपन क्या है? देखिए, पर्यावरण में जो हो रहा है परिवर्तन उसके अनुरूप सजीव क्या करते? अनुक्रिया करते। और पर्यावरण में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना जिसके अनुरूप क्या करते हैं? सजीव अनुक्रिया करते हैं। देखिए, हमने लिखा है कि पर्यावरण में ये हो रहे परिवर्तन यानी पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है जिसके अनुरूप सजीव अपने अनुक्रिया करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगर आपसे उद्दीपन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? तो लिखिएगा, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करती है। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। जिसके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। देखिए, हमने लिखा है जिसके अनुरूप सजीव अपनी अनुक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे प्रकाश, उष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट है कि पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि पौधे अलग अलग प्रकार से और क्या कहते हैं? और जंतु अलग प्रकार से यानी कि पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? उद्दीपन करते हैं। ठीक है जी। देखिए, अब देखिए, हम लोग पहले जंतु में पढ़ते हैं। किसमें जानते हैं? जंतु में। तो लिखे हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय जो है ना, क्या नियंत्रण एवं समन्वय जो है जंतुओं में कितने कितने तंत्रों द्वारा किया जाता है? कितने सिस्टम द्वारा? तो दो मुख्य सिस्टमों द्वारा किया जाता है, जिनमें से पहला है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो मुख्य तंत्रों से किया जाता है। पहला किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र कहते हैं किसको? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, तो हेडिंग दीजिएगा कभी भी तंत्रिका तंत्र। क्या हेडिंग दीजिएगा? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हम भी हेडिंग दे दी है तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी। देखिए, तंत्रिका तंत्र देखिए, डैश मारिए। सबसे पहला पॉइंट है कि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा। किस ऊतक द्वारा? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक के द्वारा
प्रदान किया जाता है। उसका सेकेंड पॉइंट है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो देखिए सबसे पहला अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, देखिए तंत्रिका जो तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो है ना, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, यानी कि तंत्रिका जो तंत्र है ना, किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का या न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का एक संगठित जाल का, यानी कि न्यूरॉन का बना ही होता है, जाल होता है। और ये करता क्या, ये काम क्या करता है? तो ये जो है ना, विद्युत आवेग को शरीर के, जैसे मान लीजिए शरीर का एक भाग है यहाँ पर, यहां से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। लेकिन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। कौन ले जाता है? तो तंत्रिका तंत्र ले जाता है, नर्वस सिस्टम ले जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए उसके बाद है ग्राही। ये ग्राही क्या है? ठीक है, देखिए ग्राही क्या है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। ग्राही जो है तंत्रिका कोशिका क्या होते हैं? विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित स्थित होते हैं। यानी ग्राही जो है ना, तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत में क्या होते हैं? सिरे होते हैं जो क्या करते हैं? वातावरण से सूचना का पता लगाते हैं, यानी सूचना का इंफॉर्मेशन का पता लगाता है। कौन? ग्राही। और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। जैसे देखिए कान में सुनना, शरीर का संतुलन, आंख प्रकाशग्राही देखना, त्वचा तापग्राही गर्म एवं ठंडा। अब गर्म ठंडा ठंडा किसे पता करते हैं? तो त्वचा से ना। उसके बाद है स्पर्श। क्या है? स्पर्श, गर्म ठंडा तापग्राही किसे? त्वचा से। आंख से क्या करते हैं? प्रकाशग्राही देखना। कान से क्या करते हैं? सुनना। और शरीर का क्या करते हैं? संतुलन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है? नाक आता है। क्या आता है? नाक। तो नाक से क्या आता है? घ्राण ग्राही और गंध का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं, गंध का पता लगाते हैं। उसके बाद जीभ। क्या है? जीभ। तो जीभ से क्या कहते हैं? रस संवेदी ग्राही है और स्वाद का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, अब आप जान गए कि तंत्रिका तंत्र जो है ना, किससे बना हुआ है? तंत्रिका को इसका से बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है ना, किसका है जाल? तो याद रखेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल है। तंत्रिका कोशिकाओं का क्या है? जाल है। तंत्रिका कोशिकाओं का जाल, कोशिकाओं का जाल है, या इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन है। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के जाल से बनाते हैं, यानी कि अनेक सारे इसमें क्या जाल, मतलब क्या एक रहेगा? नहीं, अनेक सारे तंत्रिका कोशिका रहते हैं, यानी न्यूरॉन रहते हैं, उसी से क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। तो अब देखिए, तो जब ये तंत्रिका तंत्र किससे बना? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से बना। तो आपको तो पहले तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? जी बिल्कुल जानना पड़ेगा। यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका है क्या? न्यूरॉन कहते हैं किसको है? तो देखिएगा, हमने लिखा ऊपर कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तो देखिए, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? यह तंत्रिका तंत्र क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। आपको पता ही है कि तंत्रिका तंत्र जो है ना, किससे बना होता है? क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका से। और क्रियात्मक इकाई भी क्या है? यह न्यूरॉन है। तो आपसे पूछ देगा, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट, ये VVI है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने न्यूरॉन की संरचना बनाए। क्या बनाया? न्यूरॉन का संरचना। आप यहाँ पे क्या कीजिए, पहले न्यूरॉन का भाग देख लीजिए। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डुम्बरिका कहते हैं। बीच में क्या होता है? केंद्रक। और ये वाला भाग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकाकाय। और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। और ये जो आपको है, ये क्या है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्या है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। आप जानते हैं कि ये जो केंद्रक हो गया, डुम्बरिका क्या होगा, कोशिकाकाय क्या होगा, तंत्रिकाक्ष क्या होगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। देख, ये उल्टा में बनाए। आप चाहेंगे तो ऐसे उल्टा भी सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। ठीक है जी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब जानते हैं, अब एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरॉन की संरचना व्याख्या करें, तो आप ये फिगर बनाएंगे और सबसे पहले ऊपर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और ये आप फिगर बनाएंगे। उसके बाद ये जो पहला भाग सब क्या है, कौन कौन भाग है, देखिए ना, पहला क्या है, दुम्रिका से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है कि तंत्रिका को यानी कि न्यूरॉन के भाग, तो पहला क्या हमने लिखा है, दुम्रिका। तो दुम्रिका ये वाला जो हो गया दुम्रिका, ये हो गया दुम्रिका, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है। यानी कि दुम्रिका का काम क्या है, तो देखिए दुम्रिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करते उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुम्रिका कहते हैं। दुम्रिका काम क्या है, सूचना प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना, जो किससे निकले होते हैं, कोशिका काय से। देखिए ये कोशिका काय है, कोशिका काय से निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुम्रिका कहते हैं। और दुम्रिका का दुम्रिका क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको मारा, तो आप कैसे अनुभव किए, आपके यहाँ से गया, बॉडी से ऐसे गया, फिर मस्तिष्क में गया ना। कौन कौन किया, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये काम कौन किया, सूचना प्राप्त करने का काम किसका है, दुम्रिका का है। तो उसके बाद कोशिका का है, क्या है, कोशिका का है। तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। किस जो सूचना प्राप्त किया गया उसके किस रूप में चलता है, विद्युत आवेग के रूप में। उसके बाद तंत्रिकाक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, एक्सॉन। कहीं कहीं पे आपको एक्सॉन भी दिखा मिल जाएगा बुक में, तो आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सॉन यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुम्रिका तक पहुंचाते हैं। यानी कि एक आवेग जो है विद्युत आवेग है ना, उसको कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिकाक्ष करता है। देखिए ले जाने का काम कर रहा है ना, ले जाने का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अंतर्ग्रंथन सिनेप्स। तब देखिए सिनेप्स क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सिनेप्स से अंतर्ग्रंथन, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुम्रिकाएं के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यानी कि एक तंत्रिका का अंतिम सिरा दूसरे क्या होगा, मध्य का भाग होगा, और यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। पूछेगा कि विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कहा बदला जाता है, तो सिनेप्स में, अंतर्ग्रथन में। किसमें, सिनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचारित हो सके, क्या हो सके, संचरित हो सके। उसके बाद आता है एक प्रतिवर्ती क्रिया और एक आता है प्रतिवर्ती चाप, और ये दोनों याद रखना, ये VVI है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया इंपोर्टेंट है और प्रतिवर्ती चाप भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसे अच्छे ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं किसको, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहा, किसी उद्दीपन के प्रति तेज एवं अचानक, एकदम फास्ट में, एकदम रेपिडली और अचानक, क्या गया, अचानक जो अनुक्रिया करते उसे लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटाना, एकदम गर्म वस्तु एकदम कोई आदमी सटा दिया, खाना बना रहा है, कोई आदमी दोस्त आया, रूम पे रहते हैं ना, खाना बना रहे, दोस्त आया आराम से कर्टन सटा दिया, ओह हटा लिया फटाक अचानक, तो क्या हो गया, हुआ ना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, क्या चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे हैं, और आप और दोस्त एकदम बात कर रहे हैं, और अचानक क्या जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई 4 व्हीलर आ जाए, तो अचानक आप एक ब्रेक मारेंगे, एकदम साइड से निकालेंगे, तो क्या हो, अचानक हमने क्या किया, क्रिया किया, क्या किया, अनुक्रिया किया। यही तो है प्रतिवर्ती चाप, क्या है, प्रतिवर्ती चाप है, ठीक है। उसका देखिए प्रतिवर्ती, ये क्रिया हो गई, ये चाप क्या है, देखिए तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, क्लियर है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग है ना, जिस पथ यानी कि रास्ता पर जिस पथ पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जैसे देखिए उद्दीपन उष्मा, ये क्या है, ग्राही त्वचा है, ग्राही अंग से, चलो इसको ऊपर करते हैं। उद्दीपन उष्मा हो, यानी कि मान लिया कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, गर्म वस्तु को छूते उसमें क्या होगा, उष्मा होगा, वो कहाँ गया, त्वचा। जैसे आपने ये उष्मा है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने छुआ, तो उष्मा हमारे कहा त्वचा में टच हुआ, उसके बाद त्वचा से कहा गया, मेरुरज्जु में, फिर मेरुरज्जु से कहा गया, कार्यकार पेशी में, फिर ये कहा गया, हाथ पीछे और हट गया, क्या हो गया, हाथ पीछे हो गया। देखिए उद्दीपन हुआ, यानी कि उष्मा को आपने छुआ तो त्वचा से छुआ होगा, और ये जो सूचना गया ना, कहा गया, मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु में ले जाने का काम किसका है, दुम्रिका का है। फिर मेरुरज्जु बोला कि ये काम करना है, छोटा मस्तिष्क को कहा जाता है, मेरुरज्जु का ही ना,
जब ये ब्रेन आपका क्या है कहीं काम में लगा रहता है तो काम कौन करता है? मेरुरज्जु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये फिर क्या किया कि ये फैसला लेना है कि यानी कि हाथ गरम, यानी कि वो गर्म क्या रहा, पक रहा है, तो इससे मेरुरज्जु क्या कहा कि जल्दी से पीछे करो, तो कार्यकारी अंग एकदम गया और हाथ को क्या कर लिया? पीछे खींच लिया। क्या कर लिया? पीछे खींच लिया। ठीक है, चलिए, ये था प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। उम्मीद करते सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। देखिए, बार बार आ रहा था एक शब्द अनुक्रिया। क्या आ रहा था? बार बार एक शब्द आ रहा था, अनुक्रिया अनुक्रिया अनुक्रिया। अनुक्रिया है क्या? तो देखिए, अनुक्रिया जो है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अनुक्रिया? 3 प्रकार की होती है। पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक, तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया हमने अभी आपको बतलाया है। ठीक है, देखिए, ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अग्र मस्तिष्क द्वारा। और अनैच्छिक क्रिया मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए, हमने आपको बता दिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, लेकिन अगर एक लाइन में कहना ऐच्छिक क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको बोल रहे हैं यानी कि आपको पढ़ा रहे हैं कि हम अपने अनुसार कर रहे हैं। ये हमने हाथ ऊपर उठाया, अपने अनुसार किया, या हमने हाथ ऐसे किया, मार्कर को पकड़े हैं, हम अपने अनुसार किए। लेकिन छींक आ जाए तो क्या हमारा उस पर कोई कंट्रोल है? जी नहीं। अगर मान लीजिए दिल धड़क रहा तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल है? रुक जाओ, रुकेगा? नहीं रुकेगा। यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल हो गया, यानी जो हम अपने अनुसार करते हैं, उसे अच्छी क्रिया। जिस पर हमारा कोई कंट्रोल, यानी कि हम कुछ नहीं उस पर कर सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे देखिए ना, बोलना, लिखना, लिख रहे हैं हम तो अपने अनुसार लिख रहे हैं, हमारा मन होगा रुक जाएंगे। क्या सांस ले रहे हैं, कहेगा हमारा मन रुक, सांस नहीं लेंगे, रुकेगा? नहीं होगा। दिल का धड़कन रुकेगा? ब्लड जैसे परिवहन करें ना, एक चल लेना, क्या ब्लड को रोक पाएंगे? नहीं। दिल धड़क रहा है, रुकेगा? नहीं। जिस दिन रुक गया तो आप ऊपर। ठीक है, चलिए, उसका ध्यान अनैच्छिक क्रिया। तो उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना, ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। उम्मीद करते ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रतिवर्ती क्या था? जैसे देखिए, गर्म वस्तु को हाथ पर हटा देते हैं, ये किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। हाँ, एक बात ये पूछा जा सकता है कि ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा? मध्य एवं पश्च मस्तिष्क के द्वारा। और प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब है कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? कहता है कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर, यानी कोई वस्तु चुभता है, जैसे कांटे, इसको ऐसे मारेंगे तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा? चुभेगा। तो आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु चुभ रहा है तो अचानक क्रिया नहीं करेंगे। अगर अचानक काम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी को क्या होगी? बहुत सारे क्षति हो जाएगी। नहीं होगी? होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, कोई कांटेदार ब्रिज पे एकदम ऐसे खड़े और ऐसे आपको हाथ पड़ जाए, एकदम मान लीजिए कि अचानक नहीं हटाएंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? पूरी तरह घायल हो जाएगा। लेकिन आप अचानक हटा ले तो आपका हाथ तो बच सकता है ना। मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, उसको आपने क्या किया? छुआ, लेकिन आप तुरंत हटा लिए तो क्षति कम होगा? होगा होगा, लेकिन क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक एकदम सटाए रखे तो एकदम पूरा जल हो जाएगा, क्षति हमारे अधिक हो जाएगी। वही कहता है कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्या पहुंचेगी? क्षति, हानि पहुंचेगी। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। यानी कि यहाँ पे क्रिया कौन करता है? अनुक्रिया करता है ना, मस्तिष्क नहीं करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु। देखिए, अब देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र दो तरह की, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये भी क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। देखिए, कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। किससे निकलती है? मेरुरज्जु से निकलती है। ठीक है, तो देखिए, और सबसे पहले क्या है? मस्तिष्क है, तो हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो देखिए,
तो ये रहा आपका मानव मस्तिष्क। क्या रहा? मानव मस्तिष्क। और मानव मस्तिष्क जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास, यानी कि अगला जो क्लास होगा आपका मानव मस्तिष्क का होगा, और मानव मस्तिष्क से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी हमने आज पढ़ा है उन सभी को आप क्या करेंगे, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।